हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिकैप करवाना चाहती हूँ। इन लास्ट 2 वीडियोस मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो आपके सीएमए के इंटर के सिलेबस में भी कवर है, जिसमें हमने टैक्स इनवॉइस, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही हमने बिल ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और ये कब कब इशू होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और मैंने ये टॉपिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था आपके साथ, जो कंप्लीट हुआ था आपका रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के साथ। सो इस वीडियो में मैं आगे स्टार्ट करूँगी विद रिसीव्ड वाउचर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो receipt voucher on receipt of advance payment, which is covered under section 31 subsection 3 clause D of the CGST Act 2017. Whenever a registered person receives an advance payment with respect to any supply of goods or services or both, he has to issue a received voucher or any document containing such particulars as per Rule 50 of the CGST Rule 2017, evidencing receipt of such payment. अभी हमें क्या कह रहा है कि जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन को कोई एडवांस पेमेंट रिसीव होती है with respect to any supply of goods or services or both, he has to issue a receipt voucher. उसे एक रिसीट वाउचर देना होता है या कोई ऐसा रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें पर्टिकुलर्स लिखे हों जो आपके रूल 50 में प्रिस्क्राइब्ड हैं। और ये क्या आपको क्या एविडेंसिंग करेंगे कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है, तो उसे एक एविडेंस की तरह वो इस्तेमाल होगा। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स क्या होंगे रिसीप्ट वाउचर, ऐसे हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जैसे टैक्स इनवॉइस की क्या कंटेंट्स हैं, आप वहाँ लास्ट के 2 वीडियोस में रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी हैं, सो उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें अब इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट इसमें मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं, बट कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी अब इसमें। जैसे अब आप इसमें अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोज़ देखी हैं और देखी हैं तो आपको इसको बहुत आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे उससे। तो हम वही नॉर्मल रखेंगे जैसे टैक्स इनवॉइस में करते हैं। हम कोई नेम, एड्रेस, जीएसटी टिन लिखेंगे सप्लायर का, एक कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर लिखेंगे, इशू डेट ऑफ इशू लिखेंगे, नेम, एड्रेस, जीएसटी टिन और यूआईएन इफ़ रजिस्टर्ड ऑफ रिसिपेंट का नेम, एड्रेस, जीएसटी टिन लिखेंगे। गुड्स का डिस्क्रिप्शन या सर्विसेज का जो भी हम जिससे रिलेटेड हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना एडवांस मिला है, एक ये नई चीज़ होगी, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन। ठीक है, और उसके बाद हम रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स हमने कितना चार्ज किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जब आपकी अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो हमने उसमें आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी देंगे। अब रिवर्स चार्ज बेसिस पे इशू हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, वो देंगे। आप सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर व्हाटएवर, फिजिकल करना चाहते हैं या डिजिटल सिग्नेचर, जो भी करना चाहते हैं कोई भी करें, सप्लायर इज या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। सो ये आपके पर्टिकुलर्स होंगे रिसीप्ट वाउचर में। ओके, तो ये ऑलमोस्ट थोड़े सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है जिस हिसाब से हम जिस टॉपिक से हम रिलेट करते हैं। जैसे एडवांस पेमेंट से रिलेट कर रहे हैं तो इसमें एडवांस अमाउंट एक नया एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि प्रोवाइजो टू रूल 50 ऑफ CGST रूल 2017, इफ़ एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, अगर एडवांस के टाइम पे अगर हम रेट ऑफ टैक्स हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम टैक्स का रेट क्या होगा, एट द रेट इट शेल बी पेड एट द रेट 18%। अगर हम नेचर सप्लाई डिटरमाइनेबल नहीं हो रही है तो वो क्या होगा, सेम शेल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, now come over the next topic, that is refund voucher, and it is in section 31 subsection 3 clause E of CGST Act 2017.
where any such receipt voucher is issued but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued, the registered person who has received the advance payment can issue a refund voucher against such payment as per Rule 51 of CGST Rule 2017. अब हमें ये क्या कह रहा है कि कोई भी रिसीट वाउचर इशू होता है, वेर एनी सच रिसीट वाउचर इज इशूड, ओके। अब इसको आप रिफंड वाउचर में आप रिसीट वाउचर से रिलेट करेंगे। कभी भी कोई भी रिसीट वाउचर इशू होता है बट लेकिन कोई सप्लाई नहीं होती सब्सिक्वेंट, और कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता, और इसलिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने वो एडवांस पेमेंट रिसीव की है वो एक रिफंड वाउचर इशू कर सकता है अगेंस्ट सच पेमेंट, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ है, कोई सप्लाई नहीं हुई है, कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स वो रिफंड वाउचर जो उसने एडवांस लिया था उसके अगेंस्ट वो रिफंड वाउचर इशू कर सकता है अगेंस्ट सच पेमेंट, ओके। सो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसे सपोज ए सप्लायर है, ठीक है। ए ने एडवांस पेमेंट ली रिसिपिएंट से, ठीक है। उसने फिर उसको रिसीट वाउचर दिया एज एन एविडेंस, ओके, कि उसने पेमेंट ले लिया। अब क्या हुआ, अब इस सप्लायर ने कोई सप्लाई नहीं करी, ना टैक्स इनवॉइस इशू किया, तो इसलिए उसने फिर रिफंड वाउचर इशू कर दिया। सो इस तरीके से आप उस ऊपर के पॉइंट को आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे ईजिली, ओके। नाउ अब हम आते हैं कि रिफंड वाउचर के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, 2-3 पॉइंट्स चेंज है इसके अंदर, बाकी सब थोड़ा एज इट इज़ ही होते हैं। जैसे अब वही नेम एड्रेस जीएसटी टिन आप लिखेंगे सप्लायर का, वही कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर होंगे, डेट ऑफ इशू लिखेंगे, नेम एड्रेस जीएसटी टिन नंबर लिखेंगे अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब इसमें 3 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दिख रही होंगी, मैंने मार्क करी है। नंबर एंड डेट ऑफ रिसीट वाउचर इशूड, ऑफकोर्स जब आप रिफंड वाउचर इशू कर रहे हैं, है ना, जब आप मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे रिलेट करना है रिसीट वाउचर से, क्योंकि जब आप रिफंड वाउचर इशू कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप किसके अगेंस्ट, किस रिसीट वाउचर के अगेंस्ट या डेट के अगेंस्ट क्या नंबर था उसके रिसीट वाउचर के अगेंस्ट आप रिफंड वाउचर दे रहे हैं वो आप लिखेंगे उसमें। उस गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज मेड, किस उसका डिस्क्रिप्शन गुड्स का जिसके रिफंड हो रहा है और कितना अमाउंट का रिफंड है, ओके। बाकी सब चीज़ें आप सेम ही होंगी। रेट ऑफ टैक्स, इतना आपने टैक्स पे किया इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, अगर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और नॉट, और सिग्नेचर, DSC ऑफ सप्लायर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ओके। नाउ हम आगे आते हैं, which is invoice and payment voucher by a person liable to pay tax under reverse charge, ठीक है। और ये कवर है आपका सेक्शन 31 सबसेक्शन 3F और G क्लॉज कवर कर रहा है ऑफ CGST एक्ट 2017। A registered person liable to pay tax under reverse charge has to issue a invoice in respect of goods or services or both received by him, and such registered person in respect of such supplies also has to issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier, okay। अब इसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, अब पेमेंट वाउचर के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, वो सेम रहेंगे, जैसे नेम एड्रेस जीएसटी टिन ऑफ सप्लायर रजिस्टर्ड, वही कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम एड्रेस एंड जीएसटी टिन ऑफ रिसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कितना अमाउंट पे किया है वो आप मेंशन करेंगे, रेट एंड टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, ओके। तो ये सब चीज़ें होंगी आपकी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपका है जो आपका सेक्शन है उसमें सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 कवर करता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम each such statement is issued or as the case may be,
ईच सच पेमेंट इज़ रिसीव्ड। ठीक है, तब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जब कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और जहाँ पे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट से सक्सेसिव पेमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस सीरीज में हो रहे हैं, वो कब इशू होंगे, बिफोर एट द टाइम वो स्टेटमेंट या तो जो कॉन्जिक्यूटिव इन्वॉइस हो रहे हैं तो वो स्टेटमेंट इशू हो, और जब आपकी वो ईच सच पेमेंट रिसीव हो रही हो। ठीक है, तो इन दोनों से पहले जो भी होगा उसमें आपका इनवॉइस इशू होगा। ओके, ये अब था ये आपके गुड्स से रिलेटेड। अब 31 से सेक्शन 5 बात करता है इन रिलेशन टू कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। So section 31 subsection 5 of CGST Act 2017 subject to the provisions of clause D of section 3 in case of continuous supply of services. So मैंने आपको दो अलग अलग दे रखे हैं कि वो कब होगा, तो ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, और अब उसे कैसे इशू करेंगे और कब इशू करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ से अगर आपकी जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो असर्टेनेबल है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सो वो कब इशू हो जाएगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए। अगर इन केस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सो उस केस में बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, जब भी सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो जाए वो तब इनवॉइस इशू करेगा। लास्ट है अगर पेमेंट इज़ लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट है, अगर उसका कोई पेमेंट अगर किसी इवेंट के कंप्लीशन पे डिपेंड करता है, तो ऑन और या तो उस कंप्लीशन पर या उसके ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। वैसे आप ये टॉपिक आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, आपका टॉपिक है जीएसटी में, अगर आप उसको इस सेक्शन को आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और भी अंडरस्टैंडेबल एरिया समझ आएगा इस सेक्शन का, क्योंकि ये बात कर रहा है आपसे कुछ कि आपको टैक्स इनवॉइस कब इशू करना चाहिए एंड मतलब रिलेटेड टू टाइम, तो आपको अगर वहाँ से अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, नाउ कम ओवर द नेक्स्ट टॉपिक, that is the supply of services ceases under contract before the completion of the supply, और ये आपका सेक्शन है सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST Act 2017। In a case where supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply made बिफोर सच सेसेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है ये पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस मतलब रुक जाना, ख़त्म हो जाना, अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई होने से पहले। ठीक है, तो अब इसमें आगे ये क्या कह रहा है कि इन अ केस वे सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से सप्लाई की कंप्लीशन होने से पहले अगर कोई भी सप्लाई मतलब आपका कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके सप्लाई की कंप्लीशन होने से पहले वो अगर रुक जाता है, तब सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। और वो इनवॉइस कब तक इशू हो सकता है, जब वो सप्लाई सीज हो गई है, एंड सच इनवॉइस शैल बी इशू टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन, और उतने एक्सटेंट तक जहाँ तक कंप्लीशन हो गया है, मतलब जितना एरिया का कवर हो चुका है और जितना अमाउंट का कवर हो चुका है, जितनी सर्विसेज सप्लाई हो चुकी हैं, उस एक्सटेंट तक इशू होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट section subsection is the goods being sent or taken on approval for sale or return, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply
और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज़ अर्लियर। अब ये कह रहा है आपने अप्रूवल पे भेजा है, मतलब अभी प्रॉपर सेल नहीं हुई है, आपने अप्रूवल पे भेजा सेल के लिए। जब कोई भी आप गुड सेंड कर रहे हैं या अप्रूवल पे भेज रहे हैं सेल के लिए, बट अभी प्रॉपर सेल नहीं हुई है वो, ठीक है, अप्रूवल के लिए गया, तो इनवॉइस उस केस में कब इशू होगा? जब वो सप्लाई हो जाएगी, मतलब उससे पहले ये सप्लाई तक, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, सॉरी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब इसमें आप क्या कह रहा है कि या तो जब आपने बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो जाए उससे पहले, या 6 months के अंदर जब आपने उसको रिमूव किया था, मतलब वहाँ से भेजा था। कोई भी पहली चीज़ हो जाती है उस टाइम पे आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। अब ये वाला टॉपिक भी आप टाइम ऑफ सप्लाई के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अब आपको कुछ कब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए वही टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू आपको ये अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक द सेम, सब्सक्राइब द सेम एंड शेयर द सेम। थैंक यू।